Assalamualaikum dear students. Welcome to the fifth lecture of this series which is totally concerned on the vectors. Dear students, in today's class we are going to discuss on resolution of vectors. हम resolution of vector के बारे में डिस्कस करेंगे. प्रीवियसली हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होती है और उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. तो सबसे पहले तो हम रेजोल्यूशन का मतलब समझें कि रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है. डियर स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना. यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि रेजोल्यूशन का मतलब है तोड़ना. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या हुआ? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हुआ कि हम वेक्टर को तोड़ेंगे. और वेक्टर को हम किस में तोड़ेंगे? वेक्टर को हम तोड़ेंगे उसके कंपोनेंट्स में. कंपोनेंट्स मतलब हिस्से. हम किसी भी वेक्टर को उसके हिस्सों में तोड़ेंगे, उसके पार्ट्स में तोड़ेंगे. जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के कहलवाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यही डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी वेक्टर को अगर हम तोड़ें तो हम उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ सकते हैं, किस मेथड से हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से वेक्टर को तोड़ सकते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. डियर स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझाना चाहूंगा कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या है. लेट्स सपोज कि हमारे पास रिवर फ्लो कर रही है. रिवर फ्लो का डायरेक्शन यहाँ पर मैं रेड लाइन से शो कर रहा हूँ कि जो रिवर फ्लो कर रही है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में. और फिजिक्स के लैंग्वेज में हम इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? हम इस डायरेक्शन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल. लेट्स सपोज कि हमारे पास जो रिवर है वो रिवर फ्लो कर रही है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है. अब हम जो है किसी भी एक एंड पर खड़े हैं. लेट्स सपोज हम यहाँ पर इस एंड पर खड़े हैं. एक बंदा है जो इस एंड पर खड़ा है. अब ये बंदा चाह रहा है कि मैं इस रिवर के अंदर जाऊं और सीधा ऊपर की तरफ यहाँ पर निकलूं. यानी इसका बंदे का डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है. और फिजिक्स के टर्म्स में ये जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन बनता है, इस ऊपर की डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल. इसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल. यानी कि रिवर हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रही है. और जो बंदा किसी भी एंड पर खड़ा है वो बंदा चाह रहा है कि मैं सीधा जाऊं. और सीधा कहां पर जाऊं? वर्टिकल एक्सिस पर जाऊं, यानी सीधा ऊपर की तरफ जाऊं. तो यहाँ पर 2 डायरेक्शंस हुए. कौन से 2 डायरेक्शंस हुए? एक हुआ रिवर के फ्लो का डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल है और एक हुआ उस बंदे की सोच का डायरेक्शन जो वर्टिकल है. जो बंदा कहां जाना चाहता है? ऊपर की तरफ जाना चाहता है. अब बंदा कहां पर है? बंदा है यहाँ इस एंड पर. अब जाहिर सी बात है जब बंदा पानी के अंदर जाएगा तो ये ऊपर की तरफ तो चलो ठीक है मूव कर जाए, लेकिन कुछ ना कुछ रिवर के डायरेक्शन में भी मूव करेगा. यानी ये बंदा ऊपर की डायरेक्शन में भी मूव करेगा और इसके साथ साथ वो कहां जाएगा? इसके साथ साथ वो रिवर के डायरेक्शन में भी जाएगा. ये रिवर का डायरेक्शन है, ये ऊपर की तरफ. तो इस बंदे का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, यानी ऊपर की तरफ तो पहुंचेगा लेकिन उसके साथ ये क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करता जाएगा. तो हम उसी बंदे के वेक्टर को यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि इसमें 2 डायरेक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है. लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन न हॉरिजॉन्टल में होगा न वर्टिकल में होगा, बल्कि इन दोनों के दरमियान में होगा. डियर स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस. और वर्टिकल एक्सिस को हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस. लेकिन ये लाजमी नहीं, आप इसके नाम चेंज कर सकते हैं. होप सो कि आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर कोई वेक्टर हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, जैसे वो बंदा जा रहा था ऊपर की तरफ और रिवर हॉरिजॉन्टल की तरफ की डायरेक्शन थी, तो वो बंदा दोनों के डायरेक्शन में जाएगा. यानी कि वो बंदा जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा या इवन जो बंदा वेक्टर ड्रॉ करेगा, वेक्टर बनाएगा, उस वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होंगे. कौन से कंपोनेंट? एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और एक बनेगा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में. एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं और वाई एक्सिस के डायरेक्शन को हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं. तो ये इंट्रोडक्शन था दैट हाउ कुड वी रिजॉल्व अ वेक्टर क्वांटिटी. एक सिंपल किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. होप सो आपको ये लॉजिक समझ में आ गई होगी कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर दर हकीकत क्या होता है.
डियर स्टूडेंट्स, अब इसके मुतालिक मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करता जाऊंगा और उनको ग्राफिकली भी बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो वेक्टर के कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, वो वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हैं? वो वेक्टर के हम दो कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। और लाजमी नहीं कि ये दो कंपोनेंट्स हों, ये तीन भी हो सकते हैं। जैसे मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं आपको कि वेक्टर वो एक्स जेड एक्सिस के डायरेक्शन में भी बन सकता है। तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी बनेगा यानी हॉरिजॉन्टल भी, और वर्टिकल भी बनेगा यानी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो सिंपली अल्फाजों में मैं कह सकता हूं कि इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं। और दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? यहाँ पर मैं नोट डाउन कर रहा हूं, एक्स एंड वाई कंपोनेंट। यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं, एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमें ये चीज करनी है कि हमें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। कहां से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है? वर्टिकल लाइंस फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर। वर्टिकल लाइंस फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर। वेक्टर के हेड से हमें क्या करनी है? वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करना है, हेड ऑफ वेक्टर। और वो वर्टिकल लाइंस कहां पर लाई करें? वो वर्टिकल लाइंस लाई करेंगी ऑन एक्स एक्सिस एंड आल्सो ऑन वाई एक्सिस। यानी उन कंपोनेंट्स को हम एक्स एक्सिस पर गिराएंगे और हम उस कंपोनेंट को वाई एक्सिस पर भी गिराएंगे। यानी उन लाइंस को आपने एक्स एक्सिस पर भी गिराना है और आपने वाई एक्सिस पर भी गिराना है, जो वर्टिकल लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर इसके हेड से एक लाइन गिरा देते हैं जो एक्स की तरफ बनेगी, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो वाई की तरफ बन रही है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने साइड से दो लाइंस बना दी हैं, आपको रेड कलर की नजर आ रही होंगी। एक ऊपर से नीचे आ रही है, यानी आसान भाषा में हम इसे कह सकते हैं ये वर्टिकल एक्सिस है। और जो वाई एक्सिस पर गिरी है वो लाइन आप देख लें तो ये लाइन एज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। और ये जो लाइन मैंने यहाँ से ऊपर से नीचे बनाई, ये वर्टिकल एक्सिस को शो कर रही है। तो यहाँ पर भी इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एक वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो जो वर्टिकल बन रहा है हम उसे क्या कहेंगे? वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। लेट सपोज वेक्टर का नाम हमारे पास ए है, तो उसके वाई कंपोनेंट को हमने ए वाई के साथ शो कर दिया। और दूसरी लाइन जो हमने ए एक्स में बनाई थी, एक्स वाले कंपोनेंट में ऊपर वाली लाइन को हम इसको शो कर देंगे ए एक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने दो लाइंस यहाँ पर बनाई हैं, दर हकीकत ये लाइंस किसी दूसरे साइड से भी इक्वल है। कौन सी? अगर आपको ये साइड नजर आ रही है नीचे, तो नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड एक जैसी है। तो नीचे वाली लाइन को मैं ए एक्स कंपोनेंट कह सकता हूँ, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। और वाई के साथ ये लाइन मिल रही है, तो मैं इसको कह सकता हूँ वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ये उस वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है? वाई वाला कंपोनेंट है। यानी कि हमने वेक्टर को तोड़ दिया उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। और कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं? यहाँ पर दो कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो अब हम इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे? हम इस वेक्टर को लिखेंगे वेक्टर ए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखें कि इसका डायरेक्शन कैसे बनाऊंगा। ये ऑरिजिन से ड्रा हुआ था यहाँ पर, तो इसका डायरेक्शन ये बनेगा। और ये बना था ऊपर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ बनेगा। अब ए, ए एक्स और ए वाई, इन तीनों को कंपेयर किया जाए तो वेक्टर ए इसका रिजल्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए का हेड ए वाई के हेड से मिल रहा है, और वेक्टर ए का टेल ए एक्स के टेल से मिल रहा है। प्रीवियसली हम रिजल्टेंट को पहचानने की सिंबल देख चुके हैं। तो इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स हुए। कौन से कंपोनेंट हुए? एक हुआ कंपोनेंट ए एक्स, और दूसरा कौन सा कंपोनेंट हुआ? ए वाई कंपोनेंट हुआ। यानी ए किसके बराबर हो गया? ए एक्स प्लस ए वाई। अब इसके ऊपर भी हम डायरेक्शन दे देंगे, तो यानी ये भी दर हकीकत क्या होंगी? वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। इनके साथ हम यूनिट वेक्टर्स देखेंगे, वो हम मजीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो अब वेक्टर ढूंढने का फार्मूला क्या होगा? एक्स प्लस ए वाई। गिवन डायरेक्शन में हम वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो यहाँ पर ए एक्स और ए वाई वाली लाइन के दरमियान में एक एंगल बन रही है। और वो एंगल कौन सी है? वो एंगल है परपेंडिकुलर एंगल, यानी राइट एंगल। ये वाली लाइन जो मैंने अभी ब्लैक लाइन से शो कर दी है, इस लाइन को थीटा नाम दे देते हैं। और ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन है परपेंडिकुलर। यानी कि इस लाइन की वैल्यू कितनी है? इस लाइन की वैल्यू है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है 90 की डिग्री है। अब ये जो ट्राइंगल बना रहा है जिसमें एक एंगल 90 की होती है, उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? प्रीवियस क्लास में मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बता चुका हूं, रेट, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे
for finding the value of x component of the vector and y component of the vector. तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है? हम पहले पहले यूज कर रहे हैं cos थीटा। हमें पता है कि cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हेपाटेनियस। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा बेस जिस पर थीटा एंगल गिरे। और अगर आप देखें कि थीटा एंगल किस पर गिर रही है? ax पर। तो बेस की जगह पर ax दे देंगे डिवाइडेड बाय हेपाटेनियस। हेपाटेनियस क्या होता है? लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड। अगर इस ट्राइंगल को देखें तो ये इसकी लार्जेस्ट साइड बन रही है और ये साइड किसके बराबर है? वेक्टर a के बराबर है। अब a डिवाइड कर रहा है, इस साइड आएगा तो cos थीटा को मल्टीप्लाई करेगा, यानी ax किसके बराबर हो गया? ax बराबर हो गया a cos थीटा के। ये वैल्यू, ये फार्मूला होता है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं इस फार्मूला में। इसमें हमें क्या मिला होगा? इसमें हमें वेक्टर मिला होगा और जो वेक्टर एंगल बना रहा है ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस जो एंगल बना रहा है हम उसकी मेजरमेंट लेते हैं। तो ax किसके बराबर हो गया? a cos थीटा के बराबर हो गया। इसी तरीके के साथ अगर हमें ay फाइंड करना हो तो मैं इसको यहाँ से ऊपर से अरेंज कर रहा हूँ और यहीं पर हम y कंपोनेंट बना लेते हैं कि हाउ कुड वी डिटरमाइन द y कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो y कंपोनेंट परपेंडिकुलर में लगा हुआ है और परपेंडिकुलर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम कौन सी यूज करते हैं? sin थीटा। हमें पता है कि sin थीटा किसके बराबर होती है? sin थीटा बराबर होती है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटेनियस। परपेंडिकुलर यानी वो जो 90 की एंगल बनाए, तो ऊपर से 90 की एंगल कौन सी बना रहा है? ए वाई वाला कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर की जगह पर आप लिख लें ए वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, अगेन लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड हमारे पास क्या है? वेक्टर ए। नाउ ए डिवाइड कर रहा है और इस साइड आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई, यानी ए वाई किसके बराबर हो गया? ए वाई बराबर हो गया ए साइन थीटा के। अब सिर्फ में इसमें सिर्फ एक ही चेंजेस है कि अगर आपको एक्स कंपोनेंट चाहिए तो हम ए कॉस थीटा यूज करेंगे, अगर y कंपोनेंट चाहिए तो हम a sin थीटा यूज करेंगे। ऑब्वियसली आपको एंगल दी जाएगी, a की वैल्यू दी जाएगी, तो आप इसको आगे पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम फाइंड करते हैं दैट व्हाट वुड बी द एंगल। यहाँ पर ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कितनी एंगल बना सकते हैं? दो कंपोनेंट्स के दरमियान में हम एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो एंगल का फार्मूला हम यूज करते हैं टेन थीटा का रेशो। टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट देख लें तो ए वाई वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, और बेस वाला कंपोनेंट कौन सा है? एक्स वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट। इसी तरीके के साथ हमें थीटा की वैल्यू चाहिए एंगल, तो टेन इस साइड आ जाएगा तो इनवर्स का बन जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स बराबर है जिसमें हम एंगल डिटरमाइन करते हैं। आपको ए वाई कंपोनेंट दिया जाएगा, ए एक्स कंपोनेंट दिया जाएगा, यू कैन इजीली डिटरमाइन द एंगल, फिर आप उसकी एंगल को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके मुतालिक हम थोड़े एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। उसके बाद अगर मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, हाउ कुड वी डिटरमाइन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड? हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से इसको अरेज करके वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने सिखा रहा हूँ कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढेंगे। अब यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है। प्रीवियसली शायद मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ कि अगर दो वेक्टर्स आपस में 90 की एंगल बनाए, 90 की एंगल, तो उसका रिजल्टेंट रेडिकल की फॉर्मेशन में बनता है। अदरवाइज आप यहाँ से प्रूफ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हम कौन सा थ्योरम लगाते हैं? प्रीवियसली मैं बता चुका हूँ, हम थ्योरम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हेपाटिनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हेपाटिनस स्क्वायर यानी हेपाटिनस लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल है, तो ये रहा ए, उसका स्क्वायर बेस कंपोनेंट क्या है? एक्स, उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या है? ए वाई, तो उसका भी स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम रेडिकल दे देते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर हो जाएगा रेडिकल ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये हुआ यहाँ पर कंप्लीट कि हम किसी भी कंपोनेंट्स की बुनियाद पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढ सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये फॉर्मेशन आप 90 की एंगल पर भी बता चुके हैं कि जब दो वेक्टर्स 90 की एंगल बनाए तब हम ये चीज यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स, आप देख लें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के दरमियान में 90 की एंगल बन रही है, तभी हम ये कंडीशन यूज करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है? रिजल्ट रेडिकल ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर।
इसके मुतालिक छोटे से कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है मजीद क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हमें कहा गया, लेट सपोज हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि आपके पास कौन सी एंगल है। हमें पूछा गया है व्हाट वुड बी दी एंगल, थीटा की वैल्यू क्या है। यहाँ पर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आपस में बराबर होंगे, यानी एक्स कंपोनेंट 1 के बराबर है तो वाई कंपोनेंट भी 1 के बराबर, अगर एक्स कंपोनेंट 2 के बराबर तो वाई कंपोनेंट भी 2 के बराबर, अगर एक्स कंपोनेंट 3 के बराबर तो वाई कंपोनेंट भी 3 के बराबर। अब हमें पूछा गया कि थीटा की वैल्यू क्या है, जबकि एक्स बराबर होना चाहिए ए वाई के। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू होती है ए कॉस थीटा। हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। लेट मी इरेज दिस वन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हमें पता है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर किसके बराबर है, ए कॉस थीटा के बराबर है। एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसी तरीके के साथ ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए वाई किसके बराबर है, ए साइन थीटा के बराबर है। हमें कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, हमें एंगल की फॉर्मेशन यूज करनी है। तो हमें तो इन दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने का क्या मतलब है कि एक्स कंपोनेंट बराबर होना चाहिए वाई वाले, यानी ए एक्स जो वैल्यू है, हमें कौन सी वैल्यू है ए एक्स की, ए कॉस थीटा, ये बराबर होनी चाहिए किसके, ए साइन थीटा की। तो दोनों को आपस में बराबर कर दिया मैंने। अब आप देख लें, ए और ए आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो cos थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आके डिवाइड कर रहा था सिंपली, यानी ये हो जाएगा फिर 1 इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। हमें तो एंगल की वैल्यू चाहिए, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स, क्योंकि टेन को इस साइड लेके जाएंगे तो इनवर्स बन जाएगा टेन इनवर्स 1। और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है, उसमें वैल्यू देगा आपको 45 की, यानी कि एट एन एंगल ऑफ 45 की एंगल पर एक्स और वाई कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, मैग्नीट्यूड ढूंढने का फार्मूला। हमें कहा गया कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर है 3 न्यूटन और वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर हमें मिला हुआ है 4 न्यूटन। हमें कहा गया व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड ढूंढने का फार्मूला आपको पता है। मैग्नीट्यूड ढूंढने का फार्मूला क्या है, रेडिकल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए एक्स की जगह पर वैल्यू रख लें, ए एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली हुई है क्वेश्चन में, 3, उसका स्क्वायर कर देंगे। ए वाई की जगह पर 4, उसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। मजीद इसको सॉल्व करें तो 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25, और 25 का रेडिकल